जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 11 साउंड करेंगे। इसमें 21 क्वेश्चन है। हम 21 क्वेश्चन का फंडामेंटल लॉजिक और डिटेल्ड सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज साउंड, हाउ इट इज प्रोड्यूस। हमें बताना है साउंड क्या होती है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड इज डिफाइंड एज वाइब्रेशन दैट ट्रेवल्स थ्रू एयर और अनदर मीडियम एज ऑडिबल मैकेनिकल वेव। तो किसी भी मीडियम के थ्रू जब कोई भी वाइब्रेशन ट्रेवल करती है तब हम उसको साउंड कहते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। इसका ओरिजिन किसी वाइब्रेटिंग बॉडी से होता है जो मीडियम को डिस्टर्ब करती है और मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है। वाइब्रेटिंग बॉडी कॉजेज द मीडियम अराउंड इट टू वाइब्रेट, दिस प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो उसके अराउंड का मीडियम वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेशन फिर आगे ट्रेवल करती है जो हमें साउंड के रूप में सुनाई देती है। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम how compression and rarefaction are produced in air near the source of sound। जब भी एयर को कंप्रेस किया जाता है तो उसको कंप्रेशन कहते हैं। जब उसका प्रेशर कम हो जाता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो उसको रेरिफेक्शन कहते हैं। देखिए एक बार देखते हैं। देखिए ये जो YouTube टाइप दिखाया गया है ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी है। बॉडी वाइब्रेट करती है तो कॉन्जिक्यूटिवली कंप्रेशन और रेरिफेक्शन प्रोड्यूस करती है। यही हमें साउंड के रूप में सुनाई देता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। When a vibrating body swings forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure। तो एक हाई प्रेशर का रीजन बन जाता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है तो उस एरिया को हम कंप्रेशन कहते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन। दिस कंप्रेशन स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये कंप्रेशन का जो सिस्टम है ये ट्रेवल करना शुरू करता है। व्हेन वाइब्रेटिंग बॉडी स्प्रिंग बैक, जब वो आगे जाती है कंप्रेस करती है, जब वो पीछे जाती है इट क्रिएट अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। इस लो प्रेशर के रीजन को रेरिफेक्शन बोला जाता है। तो ये लो प्रेशर हो जाता है, पहले हाई प्रेशर था फिर ये लो प्रेशर था। ये दोनों ट्रेवल करते हैं जो साउंड बनाते हैं। एज द ऑब्जेक्ट स्विंग्स एंड ऑक्सीलेट बैक एंड फोर्थ रैपिडली, अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन इज क्रिएटेड इन द एयर। These makes the sound wave propagate through the air। इसके थ्रू ये प्रोपेगेट होती रहती है। जैसे जैसे साउंड की एनर्जी कम होती रहती है तो आवाज थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है तो थोड़ी थोड़ी हीट डिसिपेट कर देती है। क्वेश्चन 3, साइड एन एक्सपेरिमेंट टू शो साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में भी समझा, कोई चीज कंप्रेस होगी तभी साउंड प्रोड्यूस होगी और ट्रेवल करेगी। अगर कोई चीज कंप्रेस करनी है तो वहां मीडियम का होना बहुत जरूरी है। हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बॉटल में हमने एक इलेक्ट्रॉनिक बेल ले ली है। बॉटल को हमने बिल्कुल सील टाइट रखा है और उसके ऊपर हमने एक वैक्यूम पंप लगा दिया है। वैक्यूम पंप क्या होता है? जो बॉटल में से एयर निकालेगा। चलिए एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। Take an electric circuit which consists of a cell, a switch, electric bell arranged in a bell jar। तो हमने एक जार के अंदर उसको डाला है। Stand on a platform of a evacuating pump। तो हमने क्या करना है, उसमें एक पाइप लगा के एक पंप को अटैच कर देना है। चलिए आगे शुरू करते हैं। Switch on the bell and press to close the circuit। तो हमने बेल बजानी है। When the air is within the jar, sound is heard। तो क्योंकि अंदर एयर है हमें साउंड हर्ड होगी। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, उसके अंदर की एयर निकालेंगे। एयर इज नाउ पम्प्ड आउट ऑफ द जार व्हेन द एयर इज कंप्लीटली रिमूव्ड। देखिए कंप्लीटली रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम एयर रिमूव हो गई है। नो साउंड इज हर्ड बिकॉज ऑफ द मीडियम ऑफ एयर हैज टू कैरी द एनर्जी फ्रॉम बेल टू द जार। लेकिन आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी या बहुत कम आवाज सुनाई देगी। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर साउंड को कैरी करने वाला मीडियम खत्म हो गया है या कम हो गया है, इस कारण से वो बेल हमें सुनाई नहीं दे रही। इट शो दैट साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम ऑन द प्रोपेगेशन। तो इससे हमें पता लगता है यहाँ पे एयर मीडियम है, तो एयर मीडियम ना होने के कारण साउंड हमें सुनाई नहीं दे रही। तो ये हमारी सपोजिशन को अब प्रूव करता है। क्वेश्चन 4, व्हाई इज द साउंड वेव कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्यों बोला जाता है? Sound waves are called longitudinal wave because the particle of the medium vibrate in the direction of propagation। देखिए जिस लाइन में साउंड ट्रेवल कर रही है उसी लाइन में जो है साउंड के जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। क्वेश्चन 5, which characteristic of sound help you to identify your friend by his voice while sitting with other in the dark room। The characteristic of sound quality is
इज द साउंड इज क्वालिटी, वो क्वालिटी क्या है या टिम्बर क्या है उसका, उसके हिसाब से हम उसकी साउंड की जो स्पेसिफिक साउंड की क्वालिटी को हम पहचान सकते हैं। क्वेश्चन 6, फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली बट थंडर इज हर्ड अ फ्यू सेकंड आफ्टर द फ्लैश इज सीन बाय। तो ये देखिए, ये दो ही चीजें एक जगह से प्रोड्यूस हुई हैं, एक चीज हमें पहले पहुंच गई है, एक चीज बाद में पहुंची है। देखिए लाइट की स्पीड जो होती है वो साउंड की स्पीड से काफी टाइम्स ज्यादा होती है। अगर दो बंदे एक ही जगह से चलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे हो, तो दिल्ली से एक ट्रेन आ रही है, एक बस आ रही है, बस की स्पीड 60 है, ट्रेन की स्पीड 100 है, तो ट्रेन पहले पहुंच जाएगी और बस बाद में पहुंचेगी। ये सिर्फ स्पीड का फर्क है। सेम चीज यहाँ पे है, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है तो वो जल्दी पहुंच जाती है, साउंड की स्पीड कम है तो वो लेट पहुंचती है। चलिए देखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड इन द एयर at 0 डिग्री सेल्सियस, whereas the speed of light is 3 into 10 raised to the power 8, मल्टी टाइम्स ज्यादा है लाइट की स्पीड। When we compare the speed of light with the speed of sound, the speed of light is greater than speed of sound, therefore thunder is heard few seconds after the flash is seen। क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, लाइट भी वहीं से निकली है, साउंड भी वहीं से निकली है, तो साउंड थोड़ी देर बाद आती है। क्वेश्चन 7, a person has a hearing range of 20 hertz to 20 kilohertz, what are the typical wavelength of sound waves in air corresponding to these two frequencies, take the speed of sound as in the air as 344। तो हमें 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की साउंड को बताना है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू, इसको न्यू बोला जाता है फ्रीक्वेंसी को, 20 हर्ट्ज है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344, हमें लैम्डा वेवलेंथ निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो हमें स्पीड पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ को हम डिवाइड कर देंगे तो 7.2 मीटर आ गई। तो अगर v किलो हर्ट्ज है तो हम डेल्टा निकाल लेंगे, इसको लैम्डा बोला जाता है वेवलेंथ के नोटेशन को, तो दोनों के लिए लैम्डा निकाल लेंगे हम। तो 7.2 एंड 0.0172 मीटर आंसर आ गया है। क्वेश्चन 8, टू चिल्ड्रन आर opposite ends of the aluminium rod, one strikes at one end of the rod with a stone, find the ratio of time taken by the sound wave and the air wave in the aluminium to reach the sound। तो हमें क्या करना है, दो सेम जगह से साउंड आई है, सेम जगह पहुंच रही है, लेकिन एक एयर के थ्रू आई है, एक एल्यूमिनियम के थ्रू आई है। तो जहां पे मीडियम डेंसर होगा तो साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम इज 6420 मीटर पर सेकेंड। तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रोड इज x, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे, डिस्टेंस भी सेम है और टाइम हमें निकालना है, स्पीड डिफरेंट है, तो टाइम टेकन इन एयर x अपॉन 346 हो जाएगा। सेम वे, सॉरी, टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम इज x बाई 64280 और दोनों का रेशो निकाल लेंगे तो 18.55। बेसिकली दोनों किस रेशो में जाएंगे, जो उनकी वेलोसिटी है उसी रेशो में वो जाएंगे। क्वेश्चन 9, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स दैट इज वाइब्रेट इन अ मिनट। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड में आती है तो 100 ऑसिलेशन हो जाएंगे। कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज 100 हर्ट्ज, टाइम टेकन इज 1 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन, तो हम क्या करेंगे, टाइम टेकन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 सेकंड में 100 हो जाएगा, 60 सेकंड में हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6000 हो जाएगा। क्वेश्चन 10, डज द साउंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज, क्या ऐसा साउंड फॉलो करती है लाइट में। हम इसको बड़े आसानी से देख सकते हैं, आप कोई भी एक लेजर लाइट मिरर के ऊपर डाल के चेक कर सकते हैं कि जो है जो इंसिडेंस एंगल है वो दूसरे एंगल के बराबर है। लेकिन क्या साउंड में भी ऐसा होता है, चलिए देखते हैं। यस, साउंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज द लाइट बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन साउंड वे। सेम जो हमने लाइट में पढ़ा है सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, जिस जगह पे साउंड फॉल कर रही हो वो स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, तभी वो आपकी सही से वापिस आएगी। अगर वो सरफेस साफ नहीं है तो आपकी साउंड जो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। The direction in which sound is incident, the direction in which sound is reflected and normal lies between the plane। तो इन दोनों के बीच का एंगल सेम होता है।
क्वेश्चन 11, व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड इको इज प्रोड्यूस। तो हमें कई बार ऐसा होता है कि 2-3 बार साउंड सुनती है, उसको इको बोला जाता है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन रिमेन सेम, डू यू हियर द इको ऑन अ हॉटर डे। हमें ये बताना है कि क्या हॉट डे में हमें इको सुनाई देगा। तो हॉट डे में क्या होगा, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाएगी, एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो साउंड की स्पीड थोड़ी कम हो जानी चाहिए। चलिए आंसर देखते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड इंक्रीजेज। Thus the hot day due to high temperature the speed of sound increases, hence the time will decrease and we will hear the echo sooner। तो echo जल्दी सुनाई देगा। क्वेश्चन 12, गिव 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देने हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज्ड इन मेगाफोन्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट्स एंड स्नेहा। इट इज यूज्ड इन स्टेथोस्कोप फॉर हियरिंग द पेशेंट्स हार्ट बीट। तो जो पेशेंट की हार्ट बीट सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है, वो भी जो है रिफ्लेक्शन यूज करता है। सीलिंग ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल इज कर्व्ड। तो आप कभी भी थिएटर वगैरह में जाएंगे तो ऊपर वाला जो रूफ होता है वो कर्व्ड रहता है, वो भी रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है। क्वेश्चन 13, अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 500 मीटर हाई इनटू अ पॉन्ड, वाटर एट द बेस ऑफ द टावर, व्हेन द स्प्लैश इज हर्ड एट द टॉप। तो हमें ये बताना है कि ऊपर से एक स्टोन गिराया गया है, वो नीचे बेस पे आके स्प्लैश हुआ है, हिट किया उसने, तो वो कितनी देर में ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसके 2 पार्ट हैं। 10 सेकेंड द स्टोन रीचेज द पॉन्ड। तो पहले हमें ये देखना है कि नीचे उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा है। तो स्पीड ऑफ साउंड, टाइम टेकन, साउंड टू कवर द डिस्टेंस 500 मीटर क्या हो जाएगा। तो 500 मीटर का डिस्टेंस उन्हें ट्रेवल करना है, 340 उसकी स्पीड है, तो 1.47 सेकेंड लग जाएंगे उसको ट्रेवल करने में। टोटल टाइम टेकन इज 10 सेकेंड, तो स्टोन को नीचे पहुंचने में लगे हैं, और 1.47 सेकेंड जो है वो साउंड को वहां पहुंचने में लगे हैं, तो 11.47 हो जाएंगे। 10 सेकेंड का जो टाइम है आप जो आपकी मोशन इक्वेशंस हैं उनसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 14, अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड, इफ द वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, विल इट बी ऑडिबल। तो हमने क्या करना है, हमारी हीयरिंग की रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है, तो हमें ये देखना है कि क्या ये उस फ्रीक्वेंसी रेंज में आ रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करेंगे। तो साउंड 339 है और वेवलेंथ जो है 0.015 है, तो सबसे पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो 20,600 हर्ट्ज होगी, 22,600 हर्ट्ज होगी, तो ये हमारी ऑडिबल रेंज से बाहर है, तो ये हमें सुनाई नहीं देगी। क्वेश्चन 15, व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। तो जो बार बार हमें साउंड सुनती है उसको रिवर्बरेशन बोला जाता है। चलिए, द परसिस्टेंट ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम इज रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड ए रिवर्बरेशन। सेम साउंड हमें कुछ इंटरवल के बाद दोबारा सुननी शुरू हो जाती है, उसको बोला जाता है। So to desire the undesirable effect, roofs and walls of the auditorium are generally covered with sound absorbent material like compressed fireboards, rough plaster, drapers, etc. तो हम क्या करते हैं, सारी दीवारों पे रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए तो वहां पे साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा देते हैं। इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए भी हम नॉर्मली पूरी दीवारों पे कर्टेन्स लगा देते हैं, तो कर्टेन से साउंड अब्जॉर्ब हो जाती है कि आपको जो है साउंड सुनने में प्रॉब्लम ना आए। तो सेम इफेक्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। द सीट मटेरियल आर सेलेक्टेड हैंगिंग अ साउंड अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। नॉर्मली कॉटन की जाती है, तो कॉटन जो है साउंड अब्जॉर्ब कर लेता है, तो कपड़ा भी साउंड अब्जॉर्ब कर लेता है, वुड भी साउंड अब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो मेटल के पीसीज हैं वो साउंड अब्जॉर्ब नहीं करते, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। हार्ड मटेरियल साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 16, व्हाट इज लाउडनेस ऑफ अ साउंड, व्हाट आर द फैक्टर डज इट डिपेंड ऑन। हमें लाउडनेस को डिफाइन करना है। तो लाउडनेस क्या है, आप फिगर में देख सकते हैं। जो सॉफ्ट साउंड होगी उसकी वेवलेंथ थोड़ी बड़ी होगी, जो लाउड साउंड होगी उसकी वेवलेंथ थोड़ी कम होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और उसका एम्पलीट्यूड भी बड़ा होगा। तो लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है उसका। एंड देन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन द फोर्स विद व्हिच ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। जितना तेजी से मारेंगे उतनी लाउड साउंड निकलेगी, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड उतना बड़ा हो जाएगा। लाउड साउंड कैन ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस,
विद हायर एनर्जी, क्योंकि आप ज़्यादा जोर से मार रहे हो तो साउंड के पास भी एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी होने के कारण वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है। अ साउंड वेव स्प्रेड आउट फ्रॉम इट्स सोर्स एज इट इज मूव अवे फ्रॉम द सोर्स इट्स एम्पलीट्यूड एज वेल एज लाउडनेस डिक्रीजेज। तो धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी लूज करती जाएगी, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो जैसे वो ट्रेवल करेगी अपनी एनर्जी लूज करती जाएगी तो उसका एम्पलीट्यूड गिरना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वो डिमिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन 17, एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच द प्रे। देखिए ये जो बैट्स करते हैं सेम चीज हम सोनार में यूज करते हैं, वो आगे क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे। तो बैट क्या करते हैं, एक साउंड वेव छोड़ देते हैं, जब वो साउंड वेव वापस आती है तो उसके डिफरेंस से वो डिस्टेंस का एस्टिमेट लगा लेते हैं। उनको उनकी आंखों की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये प्रॉपर्टी उनमें होती है। चलिए देखते हैं। बैट सर्च द प्रे बाय एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो क्या है, वो वेव्स छोड़ देते हैं। द हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक स्क्वैक्स ऑफ बैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टेकल और प्रे एंड दे रिटर्न टू बैट्स ईयर। तो बैट के पास वो वापस आते हैं। तो द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन टेल्स द बैट वेयर द ऑब्स्टेकल एंड द प्रे इज। तो उसके डिफरेंस से वो एस्टिमेट लगा लेते हैं। सेम चीज हम सोनार में यूज करते हैं, आगे देखेंगे। हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग। तो अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस। जैसे नॉर्मली ज्वेलर्स आजकल करते हैं यूज, तो वो क्या करते हैं, पानी में डाल के सोनिक साउंड दे देते हैं। तो सोनिक साउंड से क्या होता है, जहां आप नहीं पहुंच सकते नॉर्मल चीज से, तो वो उसको वाइब्रेट कर देता है और वो पानी में मिक्स हो जाता है। समटाइम्स कोई सॉल्वेंट भी डाल दिया जाता है कि कोई भी गंदगी होगी तो उसमें मिक्स हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन्ड आर प्लेस्ड इन अ क्लीनिंग सॉल्यूशन एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट थ्रू द सॉल्यूशन। ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी द डस्ट पार्टिकल ग्रीस गेट डिटैच्ड एंड ड्रॉप आउट। तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट होते हैं और आर्टिकल से टूट के पानी में गिर जाते हैं या सोल्यूशन में गिर जाते हैं और सोल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं। दीज ऑब्जेक्ट दस गेट थॉरोली क्लीन, बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं। खासकर ज्वेलरी के जो पार्ट्स होते हैं उनको इस टेक्निक से साफ किया जाता है और काफी इफेक्टिव टेक्निक है ये। क्वेश्चन 19, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार। सेम सोनार को एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए ये पिक्चर में एक बोर्ड दिखाई गई है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें सी बेड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वहां से एक साउंड वेव छोड़ेंगे और साउंड वेव का वापस रिफ्लेक्शन डिटेक्ट कर लेंगे। तो साउंड वेव जो है पूरी डेप्थ को 2 बार ट्रेवल करेगी। साउंड की स्पीड हमें पता है, या जो भी हम वेव छोड़ रहे हैं उसकी हमें स्पीड पता है, तो उसके हिसाब से डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम हमें पता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो दो चीजें हमें पता है, एक अननोन है, एक इक्वेशन है, ये आंसर निकल जाएगा। चलिए एक थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर, जहां से हम सिग्नल भेजेंगे, एंड अ डिटेक्टर, जहां जो सिग्नल को डिटेक्ट करेगा। इज इंस्टॉल्ड ऑन द बोथ शिप आर शोन इन द फिगर। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट द सिग्नल। तो ट्रांसमीटर सिग्नल को छोड़ता है। These waves travel through the water after striking the object or the seabed, get reflected back to the sensor or detector. Detector उसको डिटेक्ट कर लेता है। ये पल्सेस में छोड़ी जाती हैं वेव्स, तो हमें वेव छोड़ने का और रिसीव करने का टाइम पता होता है। The detector converts the ultrasonic waves into electric signal which appropriately interpreted. तो हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि वो कितनी देर बाद आया है। The distance of the object that reflected sound wave can be calculated by knowing the speed of sound in water. तो जिस मीडियम की आप बात कर रहे हैं उसमें स्पीड ऑफ साउंड हमें पता होती है। The time travel between the transmission and reception of the ultrasound. तो उसके हिसाब से हम, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है, टाइम नहीं पता, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड और टाइम हमें दोनों पता है। स्पीड और टाइम हम ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड सिग्नल से निकाल लेते हैं, तो उससे हमें डिस्टेंस पता लग जाता है। क्वेश्चन 19, सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन सेंड्स आउट सिग्नल एंड रिसीव्स इको 5 सेकंड लेटर। तो 5 सेकंड बाद उसके पास आया है सिग्नल। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज 365। अब इस क्वेश्चन में उसने डिस्टेंस दे दिया है, टाइम दे दिया है, हमें सिर्फ स्पीड निकालनी है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, उसमें आपने 3625 को 5 से डिवाइड कर देना है, आपकी स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम टेकन बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इज 5, डिस्टेंस 3625 है, तो स्पीड ऑफ साउंड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 7250 डिवाइडेड बाय 5। तो उसको 2 बार ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जाएगी एक बार आएगी, तो हम उसको डबल कर देंगे। तो 1450 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड आ गई है। क्वेश्चन 21, एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग द अल्ट्रासाउंड। सेम सोनार वाला कॉन्सेप्ट है,
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूसरे तरीके से काम करता है। अगर आपकी बॉडी बिल्कुल रेगुलर है, आप उसमें साउंड वेव डालोगे तो साउंड वेव पूरी की पूरी ट्रेवल करके बाहर निकल जाएगी। अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो क्या होगा, साउंड वेव डिफेक्ट तक जाएगी, अब आगे कुछ मीडियम नहीं है तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। तो जाने और आने के डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस नहीं पता कितना है, लेकिन हमें टाइम पता है कितनी देर बाद वो वापस आ रही है, तो वहां से हम डिफेक्ट का लोकेशन निकाल देंगे या डिफेक्ट निकाल देंगे। अगर आप किसी भी सॉलिड मटेरियल में से, मान लीजिए आयरन का रॉड है, आपने उसमें साउंड डाली और कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर उसमें कोई रिफ्लेक्शन आ रहा है तो हमें पता लग जाएगा कि उसमें कोई डिफेक्ट है। आप डिफेक्ट को एक्यूरेटली लोकेट भी कर सकते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे है। चलिए एक बार देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये डिफेक्ट है, फिगर में बीच में डिफेक्ट दिखाया गया, तो जहां भी डिफेक्ट है वहां से डिफ्लेक्शन आ जाएगा, आपको रिफ्लेक्शन आ जाएगा साउंड का, और हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। चलिए एक बार थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द क्रैक एंड फ्लॉज इन द मेटल ब्लॉक्स। मेटालिक कंपोनेंट का आल्सो बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग। तो अगर बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें डिफेक्ट काम नहीं करेगा, तो डिफेक्ट हमारे सिस्टम को खराब कर सकता है। तो क्रैक एंड होल इनसाइड द मेटल ब्लॉक, नॉर्मली कास्टिंग वगैरह में ब्लॉक्स बन जाते हैं। जब हम कास्ट करते हैं तो पूरी तरह फिल नहीं हो पाता मटेरियल और ठंडा हो जाता है, तो वो ब्लॉक्स बाहर से नहीं दिखते लेकिन अल्ट्रासाउंड से निकाले जाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू द मेटालिक ब्लॉक एंड डिटेक्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड सिग्नल। अगर पूरे का पूरा सिग्नल ट्रांसमिट हो गया है तो उसमें कोई ब्लॉक नहीं है। इफ देयर इज इवन अ स्मॉल डिफेक्ट द अल्ट्रासाउंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक इंडिकेटिंग दैट प्रेजेंस ऑफ द फ्लॉज। तो अगर बड़ा स्ट्रक्चर है तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे डिफेक्ट है। तो जो सोनार वाला फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे लोकेशन ऑफ डिफेक्ट भी पता कर सकते हैं और डिफेक्ट का साइज भी पता किया जा सकता है कि कितना बड़ा डिफेक्ट है। क्वेश्चन 22, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन ईयर वर्क्स। तो ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। तो ह्यूमन ईयर बेसिकली करता क्या है कि मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। आउटर ईयर से अंदर साउंड जाती है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर ब्रेन रिसीव करके उसको समझ लेता है। चलिए एक बार देखते हैं। तो ईयर पिक्स अप द साउंड वेव्स एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल व्हिच ट्रेवल्स टू द नर्व्स टू द ब्रेन। तो नर्व्स से ब्रेन की तरफ चला जाता है। द सिग्नल इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन एंड कनेक्टेड टू द इंप्रेशन एंड एक्सपीरियंसेस। द साउंड इज देन परसीव्ड एज अ लाउड क्वाइट स्पीच, म्यूजिक और अ मैसेज। द फोन इज रिंगिंग, सच एज फोन इज रिंगिंग। तो वो उस साउंड को समझ लेता है, तो वो अपने आप ब्रेन इंटरप्रेट कर लेता है। लेकिन वो रिसीव कैसे करता है, थोड़ा और डिटेल में समझना है तो ये देखिए फिगर हम दिखा रहे हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट और इनर पार्ट। जो बिल्कुल इनर वाला पार्ट होता है वो आपका एक्चुअल में सिग्नल को कन्वर्ट करता है। चलिए एक बार थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो आउटर पार्ट जो है इसको ऑरिसल पिना बोला जाता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल है। इसके बीच में एक कैनाल होती है जिसके थ्रू, जिसको मिडल ईयर बोला जाता है, जिसको टाइपैनिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। मेम्ब्रेन के थ्रू साउंड पास करती है। फिर आती है इनर ईयर के पास, कोक्लिया जो है वो इसको रिसीव करता है। ये फ्लूइड पार्ट होता है, तो वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर आता है, तो वो इस सिग्नल को कन्वर्ट करता है। साउंड वेव रीचिंग आउटर कैन कॉज ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। तो ये ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है। द वाइब्रेशन आर पास्ड बाय द बोन्स फ्रॉम द मिडल ईयर टू द इनर ईयर। तो बोन्स के थ्रू जो है वो इनर ईयर तक जाती है। This is where the actual organ of hearing, cochlea, is found and the organ balance with the 3 canal is also found in the inner ear। तो ये ईयर एक्चुअल में सिग्नल जनरेट करता है जो ब्रेन को भेजा जाता है। चलिए क्लास 9 साइंस चैप्टर 11 साउंड के हमने 22 के 22 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हमने इनको काफी डिटेल में समझाया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।